मूड इसलिए नहीं था क्योंकि जब मैं लोगों के टेस्टिमनी सुन रहा था, लोगों की लाइफ स्टोरी सुन रहा था कि लोगों की लाइफ कैसे चेंज हुई। कई बारी जिस जगह पे मैं होता हूँ वहां से वो व्यू और जो आपने काम किया उसके करके कितने लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी कैसे बदली, उसका हमें खुद एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम तो देखते रहते हैं कस्टमर सर्विस में प्रॉब्लम्स क्या आ गई, आईटी में क्या प्रॉब्लम्स आ गई, कंपनी का कैश फ्लो मैनेज करो, प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है, बोनस किस टाइम पे जाएगा, लीगल प्रॉब्लम्स क्या है। हम उन सब में इतना रहते हैं कि जो एक्चुअल जिंदगियां चेंज हुई है वेस्टीज के करके एंड विनिंग टीम के करके, वो हमें बहुत बार देखने का मौका नहीं मिलता। इफ यू डोंट माइंड कैन आई कम डाउन, बिकॉज ऊपर खड़े होकर बहुत लंबा लगता हूं। थैंक यू सो मच अजय सर। वही जो सर्वज्ञ कह रहा था कि मेरे को क्या कहें, डिस्ट्रीब्यूटर मैं हो नहीं, राइट, पर नेटवर्क जरूर हो। और मेरा हमेशा एक बात कहना होता है कि मैं इस दुनिया का सबसे अकलमंद आदमी नहीं हूँ, राइट। जो हमारे बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, मेरा ख्याल से शायद उस चीज को मैं टैप कर सका कि मेरे कैरियर के अंदर मैंने हमेशा लोगों को सुना, राइट। कोई भी व्यक्ति आए, आज के दिन में भी अगर प्रॉस्पेक्ट भी आए, 5% पे भी व्यक्ति हो, अगर मेरे से कोई बात करता है, वेदर ऑन व्हाट्सएप, वेदर ऑन फेसबुक, मैं हमेशा लोगों को हेलो हेलो हेलो, तो मैंने हमेशा लोगों की बातों को सुना, उनको समझा और उसके अंदर क्या चीज खास हो सकती है उसको मैंने अपनाया और उसको बढ़ा दिया। वेस्टीज को भी शुरू करने का यही कारण था। मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं कि वेस्टीज से पहले भी आई वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल। आई वाज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। इंडिया क्या विदेश की कंपनियां मेरे को कहती थी कि कम ओवर एंड बिकम ओवर मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारी कंपनी को मैनेज करो। इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आना चाहते थे, वो मेरे पीछे रहते थे कि आप आ जाओ, आप आके इस कंपनी को बिल्ड करो। पर बात यह था कि वेस्टीज से पहले मैं 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर काम कर चुका था। तीनों कंपनियां बहुत अच्छी कंपनी थी, बल्कि मेरी सोच उनसे कुछ अलग थी। जो बहरेन साहब कहते हैं, यस, बात तो बिल्कुल सही है कि मेरी सोच आज के दिन पे भी एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह है, राइट। और वेस्टीज की शुरुआत भी इसी कारण से हुई। आप में से आई डोंट नो कितने लोगों को पता है कि जब 1996 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में शुरू हुई, तो मैं एक भारतीय कंपनी के अंदर डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग था। 96 का समय वो था, मुझे याद है 30 मार्च 1996 में वो कंपनी शुरू हुई थी। वो समय वो था कि इंडिया में किसी को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता, किसी को ये नहीं पता था कि मार्केटिंग प्लान कैसे शो करना है, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करना है, स्पॉन्सरिंग कैसे करनी है, टीम को कोच कैसे करना है, बिल्ड कैसे करना है, मेंटर कैसे करना है। आप मानोगे नहीं कि पहले 2.5 साल मैं महीने में कम से कम 27 से लेकर 28 दिन ट्रैवल करता था इंडिया में, इधर से उधर कम से कम 2 या 4 बारी कर लेता था एक महीने में। जहां पे एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता था, एक प्रॉस्पेक्ट होता था। मुझे याद है मैं चेन्नई में सिर्फ एक व्यक्ति से मिलने गया, उसके साथ मीटिंग की, उसके शाम को उसके और लोगों को इनवाइट करके गेस्ट के साथ मीटिंग की। मैंने उस समय भी अपनी लाइफ में हजारों 1-to-1 प्लान शो किए। आप लोग हमेशा सफल होना चाहते हैं, सफलता का हमेशा रास्ता ढूंढते हैं, देयर इज नो शॉर्टकट। अगर सफल होना है तो इतनी
करो कि सफलता आपके पीछे आएगी। घरेल साहब मुझे एक चीज के बारे में कह रहे थे कि बोलना जरूर कुतुब मीनार वाली कहानी। मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि वो कहानी वो है कि आप वो होते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। लोग अगर आपके बारे में कुछ सोचते हैं तो आप कभी उनकी सोच के अकॉर्डिंगली नहीं बनते। मैं जब आज भी आने से पहले सोच रहा था कि अगर मैं कुछ बोलूं सफलता के ऊपर कि सफल कैसे होते हैं, मुझे याद है मेरे दोस्त जो आज के दिन में इतने सफल नहीं है जितना ऊपर वाले की कृपा से प्रेस्टीज के करके हम सफल हो चुके हैं। उनमें और मेरे में सिर्फ फर्क यह था कि उनको करना होता था संडे को आराम। अगर वो नौकरी कर रहे होते थे तो वो 10 बजे नौकरी में पहुंचते थे, 5 बजे उनको निकलना होता था, वापस घर आना होता था, बच्चों के साथ फैमिली के साथ समय लगाना होता था। और मैं वो व्यक्ति था जो दिन रात काम करता था, जिसने कभी किसी फैमिली की वेडिंग को नहीं देखा। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई, मैं उनकी क्रेमेशन सेरेमनी में नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि मैं काम कर रहा था। मेरा चाचा का बेटा जो हमारे से घर से नीचे रहता था, हम एक ही घर में ऊपर नीचे रहते थे, वो कभी भी 15 या 20 दिन के बाद जब मुझे मिलता था, उसका एक हमेशा सवाल होता था, आप में से पंजाबी कितने हैं? जो पंजाबी हैं उनको तो समझ आ जाएगा, क्योंकि वो कहता था, बाकियों के लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। वो जब भी मुझे मिलता था वो एक बात पूछता था, कित्थों आया थे कित्थे जा रहे हैं, कि कहां से आया और कहां जा रहा है। क्योंकि मैं घर में कभी होता नहीं था, रात को आया, अगले दिन सुबह की फिर फ्लाइट पकड़ ली। लेकिन मैं उतनी मेहनत की कि जो इंडिया में कोई सोच नहीं सकता था कि एक इंडियन कंपनी मल्टीनेशनल्स को इस बिजनेस के अंदर बीट कर देगी, वो हमने कर दिया। लेकिन हमने 2011 में एक बात सोची थी कि 2018 तक हम एक ग्लोबल बेंचमार्क बनेंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मैं लंबे समय के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने अपने लिए कैरियर चुना है, मुझे आज इतना फख्र होता है ऊपर वाले पे कि उन्होंने हमें सही सोचने की हिम्मत दी कि हम लोगों के बारे में सोच सके और लोगों की जिंदगी बदल सके। आप जो इंटायर लीडरशिप हो, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि अपने बारे में सोचना बंद करो। अपने डाउनलाइन के बारे में सोचो, आप बेशक सिल्वर हो और आपका डाउनलाइन डायमंड है, खुश रहो, क्योंकि आपने एक ग्रुप जब स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप बाकी जब ग्रुप बिल्ड करते रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते रहोगे। पर पहले अपने डाउनलाइन के बारे में सोचो। लेकिन मेरा ख्याल से मोटिवेशन एंड लीडरशिप के ऊपर आपका जो 3 दिन का सेशन रहा, उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को लर्निंग मिली होगी, तो मैं उसके ऊपर ना जाके आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। प्रेस्टीज की सफलता का कारण है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनेजमेंट, नंबर 1। नंबर 2 लीडरशिप, राइट। आप अगर सफल होना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों को आप गांठ बांध के रख लो कि नंबर 1 मैनेजमेंट, यानी कि आप अपने नेटवर्क को, अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं। नंबर 2, जब आप अपने नेटवर्क में लीडर्स क्रिएट करते हो, मार्क माय वर्ड्स, आई एम सेइंग वन थिंग कि लीडर्स क्रिएट करते हो, ये नहीं कि आपने खुद को ही लीडरशिप के मैंटल में रखना है, आपको लीडरशिप का मैंटल अपने लोगों को देना है। जितने आप लीडर्स क्रिएट कर दोगे, आपका बिजनेस और स्टेबल हो जाएगा। मुझे तो 3 दिन आने की यहाँ जरूरत ना पड़ी, राइट, बिल्कुल परफेक्टली चला। अभी हैदराबाद का भी हो गया कि हो गया? हो गया। दैट इज द बेनिफिट ऑफ लीडरशिप। मैं मैनेजमेंट के ऊपर क्यों बात करता हूं? क्योंकि जब 1996 के अंदर मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआत की, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं। I was from a pharmaceutical field. I was a very good trainer, a very good salesperson. पर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं।
मेरे को आइडिया था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक किताब मंगवाई कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एक्चुअली उसका नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और उस किताब को लिखा था रैंडी गेज। रैंडी गेज इज वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स इन डायरेक्ट सेलिंग इन वर्ल्ड। मैंने जब उसकी किताब पढ़ी तो सबसे पहले ये लिखा था सिलेक्टिंग द राइट कंपनी। जब सिलेक्टिंग द राइट कंपनी के अंदर उसने कहा कि मार्केटिंग प्लान मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट्स मैटर नहीं करते, आपने जो एक चीज का ख्याल रखना है कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। मुझे उस टाइम तक तो समझ नहीं आई ये बात। मैंने कहा यार कंपनी की मैनेजमेंट से क्या हो रहा है, मार्केटिंग प्लान के अंदर दम होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के अंदर दम होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट बेचेंगे, कंपनी का काम है उनको बोनस पे आउट करना, मैनेजमेंट का क्या है यहां पे लफड़ा है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, उस समय से कम 6 साल तक मैं यही चीज देखता रहा कि जहां पे मैनेजमेंट अपने लोगों के बारे में नहीं सोचती, वो कंपनी कभी स्टेबल नहीं रह सकती, ना तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ना फाउंडर्स के लिए। वेस्टीज को शुरू करने का यही कारण था क्योंकि मैंने हजारों मार्केटिंग प्लान खुद खड़े होकर शो किए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस की, टीम बिल्ड की, लोगों का दर्द क्या होता है वो हम समझते हैं। बहुत कंपनीज के अंदर मैंने कोशिश की कि उन चीजों को इंप्लीमेंट करें, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट पॉसिबल। शायद मेरी सोच कुछ गलत थी। तो वही बात जो सर्वज्ञ ने कही, तो मैंने उस टाइम पे यही अपने लिए सोचा कि कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री को इसकी पहचान दिखाए। वेस्टीज एक कंपनी नहीं है, वेस्टीज एक सोच है, वेस्टीज एक मूवमेंट है। उन लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए, उन लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए जो मेहनत तो बहुत करते हैं बट सही जगह पे नहीं होती। वेस्टीज के बारे में ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमारा 19 साल का इतिहास आपको बताता है कि वेस्टीज ने क्या करके दिखाया। इस कॉल के अंदर बेहतरीन एग्जांपल्स हैं अबाउट द पावर ऑफ वेस्टीज एंड विनिंग टीम, व्हाट दे हैव डन। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करता हूं। वेस्टीज के मैनेजमेंट के अंदर हमेशा एक फायदा है कि वी ऑलवेज वर्क फॉर द फ्यूचर। हम हमेशा भविष्य के लिए काम करते हैं, क्योंकि मेरा एक मानना है कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। सो वेस्टीज इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि 2011 में जब हमें मात्र 7 साल हुए थे, हमने अपनी एंटायर सोच को बदलना शुरू किया फॉर द फ्यूचर। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, शायद आप लोगों को ज्यादा ना पता हो कि वेस्टीज का जो आज के दिन पे वीवी लोगो है, 2 वीज, व्हिच मींस वेस्टीज वैल्यूज, कि हमारे सिद्धांत और हमारी सब चीजें, शुरुआत में हमारा जो लोगो था वो वी और जी था, यानी कि वी वर फोकस्ड ऑन वैल्यू गुड्स। पर जब 7 साल हुए, 7 सफलतापूर्वक साल, उन 7 साल में हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट था 135%, राइट। हर साल एवरेज 135% की ग्रोथ कर रहे थे, यानी कि मोर देन डबल। When we were doing that, हम सब कुछ सफलतापूर्वक कर रहे थे। 2011 आया, हमने सोचना शुरू कर दिया 2020 के लिए। तो हमने कहा कि हमें अपने आप को 2020 के लिए करना है, तो हम एक चीज को सर्वे करवाएं कि हम क्या सही कर रहे हैं। हमने एक अमेरिकन कंपनी, आई स्टिल रिमेंबर इट्स द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी और साइनोवेट को हमने इनवाइट किया कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलो, ये पता करो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या पसंद है, वेस्टीज क्यों पसंद है, अगर नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है। हमने जब उनको किया तो उन्होंने जाके उन लोगों से मिले जो हमारे नए ज्वाइन किए थे, उन लोगों से मिले जो 8% पे थे, उन लोगों से मिले जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे, उन लोगों से भी मिले जिन्होंने वेस्टीज का बिजनेस ज्वाइन किया और उसके बाद छोड़ दिया, राइट, किसी भी कारण से। जब उस रिसर्च का रिजल्ट आया
तो उसमें यही पता चला कि लोग वेस्टीज को इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ वेस्टीज की वैल्यूज, यानी कि वेस्टीज की एथिक्स, राइट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, सर्विस के सिस्टम्स, और जो कमिटमेंट करती उसके ऊपर एंटायर फैमिली पूरी की पूरी टिक के रहती है, उसके ऊपर आया। तभी जाके हमने अपना लोगो भी चेंज किया, अपनी आइडेंटिटी चेंज की, एंड वी पुट टू मीन्स टुगेदर, दैट मीन्स वेस्टीज वैल्यूज। अगर आप हमारा लोगो देखेंगे, लोगो के अंदर दो कलर्स हैं, ब्लू एंड ग्रीन। हमने ग्रीन कलर क्यों चुना? क्योंकि ग्रीन कलर काहे के लिए होता है? ग्रीन कलर इज फॉर नेचर, ग्रीन कलर इज फॉर वेल्थ। आपका 500 का नोट भी हरे रंग का है, यूएस का डॉलर भी हरे रंग का है। ग्रीन कलर इज फॉर हेल्थ। तो हमने ये फोकस किया कि हम उन प्रोडक्ट्स को लाएंगे जो लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी आवर फोकस। नंबर 2, we'll go with products which are natural, and number 3, we will make people healthy. Blue color is for good corporate governance, कि यानी कि हम एक उस तरह की कंपनी बनेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिक होगी, यानी कि अपने लोगों का फायदा पहले सोचेगी और अपना फायदा बांटेगी। लेकिन मैनेजमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं, अपने आप के अंदर ये बदलाव लाने के लिए आपको अपने आने वाले समय के लिए अपने आप को मैनेज करना और अपनी विजन को रेडी करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2011 में हम मात्र 50 करोड़ का टर्नओवर करते थे एनुअल, और हमने 2011 के अंदर प्लान बनाया कि 2020 के अंदर हम 5000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, राइट? तो 2011 में हमने सब कुछ बदलना शुरू किया। हमने देखा कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान की 70% जो पॉपुलेशन है उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। 2011 में हमने कहा 2020 के अंदर जब 70% पॉपुलेशन की उम्र 35 साल से कम होगी तो लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, लोग किस तरह की कंपनी चाहेंगे। हमारे उस टाइम पे जो प्रोडक्ट्स थे वो वेरी वेरी सीरियस प्रोडक्ट्स। स्पाइरुलिना के ऊपर स्पाइरुलिना की एल्गी बनी होती थी, मोनी के ऊपर फ्रूट बना होता था, एलोवेरा के अंदर उसका प्लांट बना होता था, फ्लैक्स सीड ऑयल के लेबल के ऊपर फ्लैक्स सीड बने होते थे, और प्रोडक्ट्स इतना बेइंतहा अच्छा काम करते थे कि लोग हमेशा ढूंढते थे। हमारे किसी को भी जाके पूछते थे, सर आपको कोई बीमारी है? तो कहता था नहीं है, किसी काम का हाथ नहीं। It's a fact. हमारे लोग उस टाइम पे डॉक्टर खेला करते थे। आप मानेंगे नहीं कि होता क्या था कि मैं जब रात को सो भी रहा होता था, 12:30-1 बजे किसी का फोन आना, हेलो सर। मैं कहा हाँ जी सर, मेरे पास एक पेशेंट है। तो मैं उसको कहता था हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। पेशेंट किसके पास जाता है? अगर उसके पास पेशेंट आ गया तो वो डॉक्टर बन गया। मैं कहता था हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। सर मेरे पास एक पेशेंट है जो 15 साल से बीमार है, उसको दुनिया की हर एक बीमारी है। सब डॉक्टर ने उसको मना कर दिया, जवाब दे दिया है और बोल दिया है कि 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। तो आप मुझे बताओ मैं उसको क्या दूं? आप मानोगे नहीं, मैं उसको कहता था 3 महीने के बाद कंधा दे देना। मैं वही कहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है, हमारे प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्स हैं, which are of great quality, wonderful selection, well started, जो बॉडी के अंदर जाके जब बॉडी की सप्लीमेंटेशन करते हैं, बॉडी ऑटोमेटिकली बिकम्स हेल्दी। हम किसी को गारंटी से ठीक नहीं कर सकते, पर वो उस टाइम पे सोच थी। अगर उस सोच पे व्यक्ति चलती रहती तो 2020 तक जब 70% पॉपुलेशन इंडिया की 35 साल से कम होती
तो जितने यंगस्टर्स थे वो यही सोचते कि वेस्टीज कंपनी उन लोगों के लिए है जिनको बीमारियां हैं और जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। Why I am talking about management which is futuristic, जो समय आने वाले को पहचान ले और उसके अनुसार चलती रहे। हमने कहा कि अगर 2020 के अंदर 70% पॉपुलेशन की उम्र 35 साल से कम होगी, अगर वो हमें पसंद करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमने अपनी इंटायर पैकेजिंग चेंज की, अपनी वेबसाइट चेंज की, अपने कैटलॉग्स चेंज किए, अपने लेबल्स के ऊपर यंग बॉयज यंग गर्ल्स की फोटोग्राफ डालनी शुरू की। 2020 की तैयारी में 2011 में हमने सबसे पहला मोबाइल एप्लीकेशन इंडिया के अंदर पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हम बने जिसने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। Why? क्योंकि यंगस्टर्स आर टेक सैवी, उनको टेक्नोलॉजी पसंद है। हमने उसको चेंज किया, हमने अपने प्रोडक्ट लाइन को चेंज किया, हमने ट्रू मैन लॉन्च किया, हमने स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, शॉर्ट नेचुरल लॉन्च किया, मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च किया। हेल्थ केयर के अंदर हमने इन नए प्रोडक्ट्स को लेके आए, एनर्जी बूस्टर, वेदर इट इज प्रोटीन पाउडर, एवरीथिंग वी वर्क वी चेंज। जो है हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम शुरू किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किए और 2011 में जो हमारा टर्नओवर था 50 करोड़, 2020 के अंदर हमने अपना टर्नओवर किया 2200 करोड़। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2011 में हमने अपना टारगेट रखा था 5000 करोड़ और हमने किया 2200 करोड़। राइट? क्यों? अभी सर्वज्ञ बात कर रहे थे कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। हमारे वो व्यक्ति जो 3 बारी डायमंड फिर से क्वालिफाई किए, हमारा बिजनेस 2011 में ऊपर जा रहा, 2014 में एक अनाउंसमेंट हुई, मित्रों हम मेक इन इंडिया करेंगे। मोदी सरकार हमारे देश के लिए कमाल की चीज। और उस टाइम पे क्या हो गया, हमारा सारा स्किन केयर का प्रोडक्ट मिलेट ग्रुप ऑफ जापान की जो थाईलैंड में फैक्ट्री है वहां से आता था और सब आना बंद। सडनली आपको इंपोर्ट करने की परमिशन ही नहीं मिलती थी। माल आपके आका सी पोर्ट पे पड़ा है, कस्टम्स उसको क्लियर ही नहीं कर रही थी। रॉ मटेरियल बाहर से आने बंद हो गए, आपको पैकेजिंग मटेरियल नहीं मिल रहा था। मेजर प्रॉब्लम, राइट? अ कंपनी विच इज ऑन द ग्रोथ पाथ, टेकिंग ऑफ, एकदम ब्रेक में लग गई। हमने क्या किया, 2 महीने के अंदर अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला। जितने प्रोडक्ट्स बाहर से आते थे उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करके मेक इन इंडिया करना शुरू कर दिया। यू वर बैक इन बिजनेस, यू वर बैक इन बिजनेस। कई विदेशी कंपनियां जो इंडिया में आने चाहती थी, उन्होंने सबने अपने आने के प्लान कैंसिल कर दिए क्योंकि मेक इन इंडिया कैसे होगा। बट वेस्टीज इज अ वर्सटाइल कंपनी व्हिच वाज एबल टू चेंज इटसेल्फ। उसके बाद हम फिर टेक ऑफ करने शुरू हुए। तो 2016 में रात को 8 बजे, सितंबर की शायद 6 या 8 तारीख थी, 8 तारीख नवंबर नवंबर 8 तारीख रात को 8 बजे आके आपका 1000 और 500 के नोट बंद। राइट? कैन यू बिलीव कि उस टाइम पे हम ऑन एवरेज 72 करोड़ का बिजनेस हर महीने कर रहे थे और जैसे डिमोनेटाइजेशन हुई वो 72 करोड़ का बिजनेस केम डाउन टू नेक्स्ट मंथ टू 47 करोड़। डिस्ट्रीब्यूटर्स के चेक गिर गए, सबके चेक गिर गए, कंपनी की रेवेन्यू गिर गई। आप मानोगे नहीं कि टू गो बैक टू 72 करोड़ हमें 1 साल लगा। पहले मेक इन इंडिया, फिर डिमोनेटाइजेशन, फिर 2020 में जीएसटी, नो 2018 में जीएसटी और 2020 में कोरोना। यार कितना लड़ोगे? राइट? लोग ये सोचते होंगे वेस्टीज की जो चांदी है, लेडीज एंड जेंटलमैन,
आप जो भी अपना बिजनेस रन कर रहे हो उसके अंदर उतार चढ़ाव के लिए हमेशा रेडी रहो, पर एक चीज याद रखो, दुनिया में हर एक बिजनेस में ये प्रॉब्लम आती है, आपको भी आनी पड़ेगी, so you should be mentally prepared for it. Ladies and gentlemen, Vestige as a management जो हमेशा फ्यूचर का काम करती है, तभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जब 2021 था, कोविड का टाइम, हमने क्या किया, हमने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी फॉर द ईयर 2030। हमने एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ग्रुप बनाया कंपनी के अंदर, जिसके अंदर 5 लोग कंपनी के थे, 2 बाहर से थे। क्यों? क्योंकि अपना बच्चा तो हर एक को प्यारा लगता है, पर कोई आके हमें भी तो आईना दिखाए कि आप ये ठीक नहीं कर रहे। So we hired outside people as strategists, और हमने 2030 में दुनिया कैसी होगी कभी किसने सोचा है? 2030 में लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए होंगे, लोग किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, लोग किस तरह से स्पॉन्सरिंग करेंगे, लोग अपने प्रोडक्ट्स कैसे सेल करेंगे, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी उनको कैसे मिलेगी, और किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए होंगे। We started thinking about that, और हमने 2030 तक की स्ट्रैटेजी अपनी कंप्लीट कर ली है। 2030 की स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उस चीज का है जो हर एक के पास है। क्या? आपका मोबाइल फोन। कितनों के पास स्मार्टफोन्स हैं? सबके पास है। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। आपको पता है कि आज के दिन में हस्बैंड वाइफ भी साथ बैठे हो तो वाइफ सबसे पहले कहती है पहले तो फोन नीचे रखो। राइट? आप अगर घर में जाके कहो सुनो जी खाना दे दो, अगर आवाज ना आए तो आपको पता चल जाता है वो फोन में लगी हुई है। Point is, the phone has taken away relationships. It has connected people together. फोन ने क्या किया? कैलकुलेटर खत्म कर दिया, कैमरा खत्म कर दिया, रिकॉर्ड प्लेयर खत्म कर दिया, कितनी चीजें, घड़ी खत्म कर दी, अलार्म क्लॉक खत्म कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज खत्म कर दिया भाई साहब, कि हमारे देश में किसी को भी रास्ता पूछना होता था, कहीं पे भी ब्रेक मारो और कहो भाई साहब ये किसका घर कहाँ पे है, वो फटाफट आके आपको पूरा रास्ता बताता था। टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर एवरीथिंग। आज के दिन में 5G आ गया है, 2030 में कम से कम 60 या 70 होगा। और होगा क्या कि अगर आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो तो वीडियो कॉल से अंदर से बाहर निकलेंगे, आपको एक किस करेंगे और अंदर चले जाएंगे। ये रिएक्शन ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहीं सुनो, इन सबकी सोच पता चलती है। और बात की किसकी सब खुश हो गए। आपको क्या पता फोन से बाहर निकल के अगर उसने एक बार दिया तो फिर टेक्नोलॉजी क्या करोगे। That was fictional। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। Try to imagine the world। जो हमने 2030 के लिए कर लिया। नंबर 1, the world is going to be digital। So डिजिटल वर्ल्ड में आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, आप अपना प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करेंगे, आपके प्रोडक्ट के टेस्टिमनीज रील्स कैसे बनेगी, आप अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे पोस्ट करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हो, सोशल मीडिया हो, वेदर इट इज ट्विटर, वेदर इट इज इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, कुछ भी, उसके अंदर जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उन्होंने कितनों ने आपके वीडियो को देखा, आपकी अपॉर्चुनिटी को, पोस्ट को लाइक किया, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं, कौन आपके कस्टमर्स हैं, उनको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, किस तरह का मैसेज देना है, ताकि एक बटन से आप कम से कम 200 लोगों को इमीडिएटली अपना मैसेज भेज सकें। इन सब चीजों के ऊपर we have already started working, और कुछ महीनों के अंदर आपको entire implementation नजर आनी शुरू हो जाएगी। Yes, yes। क्या बात है। Second, number 1, the world is going to be more digital। Number 2, लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे। मुझे आज आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आटा, दाल, चावल, मसाले, हवाई चप्पल हम नहीं बेचेंगे। Why? वो ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म बेचेंगे। लोगों को कोविड के बाद एक चीज का एहसास हो गया है कि पहले जो लोगों को इम्यूनिटी समझाना पड़ता था, आज के दिन पे समझाना नहीं पड़ता।
The world has become health conscious and the world is going to be even more health conscious. तभी हम यूनिक एक्सक्लूसिव पेटेंटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे which are on health basis, जिनके ऊपर हम आगे चल के अपने बिजनेस को और ज्यादा फर्दर करेंगे. So ladies and gentlemen, that's fine. So ladies and gentlemen, that is what I wanted to share with you. Why exactly कंपनी की मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज अगर मैनेजमेंट फ्यूचरिस्टिक है तभी जाके आपका भविष्य जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा. और वेस्टिंग इतना फ्यूचरिस्टिकली काम करती है कि मैं आपको एक बार बताऊं कि हम वेस्टिंग को इस प्रकार से बना चुके हैं कि कल को खुदा ना खास्ता अगर हम रहे ना रहें तब भी वेस्टिज रहेगी एंड वेस्टिज विल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड. So that's it, sir. एक तो बहरेल साहब को कुछ पता चल जाए ना तो छोड़ते नहीं है किसी को. अरे ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना. हमने पुणे में सुनी जितनी देर पहली बार तब से वालिद साहब ने मुझे खरीद दिया. ये समझ लो, मुझे ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनने में तो कम भी मत हो जाना, डिसाइडेड तो रखना. इनफैक्ट ये उस टाइम का बात है कि जब इंडिया में पूरी जगह पे CNT प्रोग्राम्स मैं किया करता था, मैं और दीपक. और जो हमारा VIP है वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम, उसका नाम था न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार, NDES. उसको भी सिर्फ इंडिया में मैं ही करता था और वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक प्रोग्राम होता था जिसको नॉन स्टॉप मैं किया करता था. हर संडे मेरी आवाज बैठ जाती थी, वो ठीक होती थी बुधवार तक और शनिवार को मैं फिर चला जाता था कहीं ना कहीं संडे अगले संडे को प्रोग्राम करने के लिए. तो जब हम पूना में थे तो उसी के बारे में कोई बात हुई तो मुझे याद नहीं किस विषय से वो बात आई थी. तो मैंने लोगों को बताया कि हमारा जो उसके अंदर एक एजुकेशन मॉड्यूल है कॉल्ड 7 मिस्टेक्स ऑफ द बिगिनर, यानी कि शुरुआत की 7 गलतियां. उसके अंदर एक पॉइंट के अंदर मैं एक कहानी सुनाता था जो एक्चुअली मेरी खुद की कहानी है. एंड दैट स्टोरी इज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस. जैसे मैंने कहा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको उस बात की फिक्र नहीं, आपको ये बात की फिक्र होनी चाहिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. राइट? क्योंकि अगर आपका वो जो हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, हर लीडरशिप प्रोग्राम में यही कहा जाता है थिंक लाइक अ विनर, अगर आपका थॉट प्रोसेस वो अपने में नहीं है तो शायद आप जितना मर्जी एजुकेशन प्रोग्राम ले लो, आप कभी नहीं कर सकते. दिस एक्चुअल स्टोरी जो मेरे साथ खुद की हुई, मैं जब 9th क्लास में था, अब मेरी हाइट है 6 फुट 3 इंच. जब मैं 9th में था तो मेरी हाइट थी 6 फुट 2 इंच. राइट? मेरे घर वालों को हमेशा टेंशन रहती थी कहीं 6 फुट 7 इंच ना हो जाए. कोई भी आना उसने बात करनी, हमें इतना लंबा हो गया. राइट? हर कोई घबराता था कि इतनी इसकी हाइट चलेगी. मेरी मम्मी कहती थी इतना लंबा हो जाएगा, इसको लंबी